नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और यूरोप में बड़ी दरार पड़ गई है। दोनों के बीच सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो से अमेरिका बाहर निकल सकता है और इस पर पेंटागन ने यूरोपीय सहयोगियों को अपना रुख साफ करने की डेडलाइन तक दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही नेटो पर रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है उससे ये सैन्य गठबंधन संकट में आ गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने यूरोपीय अधिकारियों से बैठक में नेटो की कमान संभालने को लेकर बड़ी मांग कर दी है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेटो से अलग हो जाएगा अमेरिका। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। युद्ध विराम की कोशिशों पर अमेरिका और यूक्रेन का बयान, रूस की इच्छा पर निर्भर करती है शांति, मॉस्को के खिलाफ महासाजिश रचने में लगे यूरोप और G7 देश। जंग की तैयारियों में जुटे ईरान और इजरायल, पीएम नेतन्याहू ने 2026 के रक्षा बजट में की भारी बढ़ोतरी, उधर तेहरान ने ओमान सागर में किया शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान और तालिबान में फिर छिड़ी जंग, बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी, 20 पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना। और चलते चलते में देखेंगे क्या है मौत के बाद का थर्ड स्टेट, नई खोज ने दुनिया में मचाई हलचल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बॉर्डर पर बढ़ सकता है तनाव, तिब्बत से जुड़ी सीमा के पास बीजिंग ने खड़ा किया आर्मी नेटवर्क, सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा आया सामने। सोशल मीडिया कानून तोड़ना पड़ा भारी, एलन मस्क को यूरोपियन यूनियन ने दिया बड़ा झटका, एक्स पर ठोका $14 करोड़ का जुर्माना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर पूर्व पेंटागन अधिकारी रुबिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर कसा तंज, कहा ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल, भारत और रूस को करीब लाने का दिया क्रेडिट। पाकिस्तान की मदद के लिए फिर आगे आया सऊदी अरब, अपने $3 अरब के डिपॉजिट की मैच्योरिटी 1 साल के लिए बढ़ाई, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने में मिलेगी मदद। तो अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो पर बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया तो अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने इसके लिए नेटो के यूरोपीय सदस्यों को डेडलाइन भी दे दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभाला है तब से ही वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी फंड को भी कम करने के लिए तमाम फैसले लिए, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं जैसे कि WHO से निकलने की योजना भी शामिल है। इसी कड़ी में अब उन्होंने नेटो देशों से अपील की थी कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, क्योंकि नेटो के रक्षा खर्च में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है। ट्रंप सभी देशों पर बराबर सहभागिता का दबाव बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकी देशों से बजट बढ़ाने की मांग की। हालांकि कई देशों ने 5% बजट बढ़ाने पर सहमति भी जताई, लेकिन स्पेन, बेल्जियम जैसे देशों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। और अब ट्रंप का कहना है कि नेटो के संचालन की पूरी जिम्मेदारी यूरोप को संभालनी चाहिए, यानी अमेरिका इससे अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी में दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के कर्मचारियों और कई यूरोपीय प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान पेंटागन ने राजनयिकों को यह साफ कर दिया कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं को खुफिया मिशन से लेकर मिसाइलों तक सबको अपने नियंत्रण में ले ले। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से यूरोप की अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में की गई प्रगति से अभी तक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब उसने ये सख्त कदम उठाया है। इस एक फैसले से अमेरिका के अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य साझेदारों के साथ काम करने के तरीके में एक नाटकीय बदलाव आने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर यूरोपीय सहयोगी सहमत नजर नहीं आ रहे। उनके लिए यह एक कठिन समय सीमा है जो हकीकत से बहुत दूर है। उनका कहना है कि यूरोप को बहुत कम समय में कुछ अमेरिकी क्षमताओं को बदलने के लिए फंड और राजनीतिक इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा की जरूरत है। नेटो सहयोगियों को उन सैन्य उपकरणों के उत्पादन में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यूरोपीय देश इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो में दरार पड़ने वाली है, क्या अमेरिका नेटो से अलग होने वाला है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्या ये केवल पेंटागन का विचार है या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आधिकारिक फैसला, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया में अलग अलग जगह जंग का माहौल है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की एंट्री हो सकती है।
मुस्लिम देश अपना अलग नेटो बनाने की तैयारी में है। इन हालात में यूरोप और अमेरिका के गठबंधन नेटो पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिशें एक बार फिर कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कई दौर की बैठकें हुई। बीते दिन भी अमेरिका में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेनी वार्ताकारों के साथ मुलाकात की, लेकिन अब तक युद्ध विराम पर कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। दोनों पक्षों ने अब गेंद रूस के पाले में डाल दी है। बैठक के बाद अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी भी समझौते की वास्तविक प्रगति तभी मुमकिन है जब रूस दीर्घकालिक शांति के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता दिखाए, जिसमें तनाव कम करने और हिंसा रोकने के कदम शामिल हो। शांति का रास्ता अब रूस की इच्छा पर निर्भर करता है। रूस ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि युद्ध विराम तभी मुमकिन है जब उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप के प्लान को लेकर भी तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है। इस बीच यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस को झुकाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। दुनिया की सबसे संपन्न लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं रूस के समुद्री तेल व्यापार पर अपने अब तक के सबसे कठोर कदम की तैयारी में लग गई हैं। दरअसल यूरोपीय संघ और G7 देशों ने रूस पर युद्ध विराम का दबाव बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत ये देश रूसी तेल निर्यात पर पूर्ण समुद्री बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनका यह कदम रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को सीधा निशाना बनाएगा, क्योंकि तेल रूस के केंद्रीय बजट का लगभग 1/4 हिस्सा मुहैया कराता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना रूसी तेल की कीमत सीमा यानी प्राइस कैप को पूरी तरह खत्म कर देगी और पश्चिमी टैंकरों, बीमा और झंडियों के इस्तेमाल पर रोक लगा देगी। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये वैश्विक तेल बाजार में भूचाल ले आएगा। आप जानते हैं कि रूस का 1/3 से ज्यादा तेल निर्यात प्रमुख तौर पर भारत और चीन को जाता है, जो अभी भी ग्रीस, साइप्रस और माल्टा जैसे यूरोपियन यूनियन के देशों के टैंकरों से होता है। और अगर G7 और यूरोपियन यूनियन इस प्रतिबंध को मंजूरी देते हैं तो रूस को मजबूरन अपने शैडो फ्लीट यानी पुराने, कम निगरानी वाले, अस्पष्ट स्वामित्व वाले जहाजों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। दरअसल रूस को रोकने के लिए पहले से ही कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। यहां तक कि भारत पर भी दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपना व्यापार खत्म कर दे, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। रूस किसी के आगे नहीं झुका। ऐसे में क्या इस बार ये प्लान कामयाब होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान और इजराइल में तेज होती जंग की तैयारी की। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल में एक बार फिर हलचल मच गई है। इजराइल के साथ हुई जंग के बाद ईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता का बड़ा प्रदर्शन किया। देश के सरकारी टीवी ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ओमान सागर और हॉर्मूज जलडमरू मध्य के बीच बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि यह अभ्यास 2 दिन से चल रहा है और इसे बेहद ही रणनीतिक माना जा रहा है। ईरान ने बताया कि मिसाइलें देश के अंदरूनी इलाकों में स्थित भूमिगत ठिकानों से दागी गई और उन्होंने ओमान सागर में अपने तय लक्ष्यों को सटीकता से भेदा। बता दें कि IRGC ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें क्वाद्र 110, क्वाद्र 380 और घादिर क्रूज मिसाइल शामिल है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है, जो पूरे पश्चिम एशिया में खतरे का पैमाना बढ़ा देती है। इसके अलावा ईरान ने 303 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी। टीवी फुटेज में मिसाइलों के लॉन्च और टारगेट पर लगने के वीडियोस दिखाए गए, जो ईरान की सैन्य क्षमता का साफ संकेत माने जा रहे हैं। बता दें कि जब जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक जंग चली थी, तब ईरान की मिसाइल ने इजराइल में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि उस वक्त ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं था, लेकिन अब ईरान ने हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर लिया है, जिसने इजराइल की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इजराइल ने भी 2026 के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से जंग की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इजराइल के बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार की कैबिनेट ने साल 2026 का बजट पास कर दिया है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी रकम रखी गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि डिफेंस के लिए 112 बिलियन शेकेल यानी इजरायली करेंसी रखा गया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा है कि हम IDF को मजबूत करने और सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, ताकि हर मोर्चे पर इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनके इस फैसले से आने वाले वक्त में नई लड़ाई का अंदेशा पैदा होता है।
वहीं उनके इस कदम ने कई अन्य सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर जब गजा में युद्ध विराम हो चुका है तो अचानक इजरायल को अपना रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इजरायल और ईरान के बीच दोबारा जंग छिड़ने वाली है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान में फिर शुरू हुई जंग की। तो दोनों देशों में पिछले कुछ वक्त से शांति बनी हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 5 दिसंबर की देर रात बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसकी पुष्टि दोनों ही तरफ के अधिकारियों ने की है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के साथ साझा सीमा पर भारी गोलीबारी में 4 आम नागरिक मारे गए हैं। कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले के गवर्नर ने मौतों की पुष्टि की है। वहीं इस मामले की जानकारी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी दी है। ज़बीहुल्लाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि दुर्भाग्य से आज शाम पाकिस्तानी पक्ष ने एक बार फिर कांधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान की ओर हमले किए, जिसके जवाब में इस्लामिक अमीरात की सेनाओं को कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने अफगान सेना पर बड़ा आरोप लगाया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि यह अफगान सेना थी जिसने चमन बॉर्डर पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग की। पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों पर रॉकेट दागे, जिससे स्पिन बोल्डक में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हुआ। कहा तो यह भी जा रहा है कि लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जिसका अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अफगान न्यूज आउटलेट खुरासान मीडिया ने शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की सेना 20 से ज्यादा चौकियों को छोड़कर भाग गई है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने झुक गया है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि हमले की शुरुआत अफगानिस्तान ने की थी, यानी अब दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ दिए हैं। बता दें कि हाल ही में दोनों पक्षों के बीच रियाद में शांति वार्ता भी हुई थी, लेकिन इस वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका और अब हुई इस गोलीबारी के बाद जंग तेज होने की आशंका और बढ़ती जा रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे मौत के बाद हैरान कर देने वाले थर्ड स्टेट की। दरअसल मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को एक ना एक दिन करना ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम बात करने से अक्सर ही कतराते हैं या फिर घबराते हैं, लेकिन इसे साइंस की नजर से अगर देखें तो इससे जुड़ी एक ऐसी जानकारी अब सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि अब तक तो हम मानते थे कि मौत होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, हर कोशिका सड़ जाती है। मगर रुकिए, अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नेचर जर्नल में एक सनसनीखेज रिसर्च छापी है। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं मरने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो ना पूरी तरह जिंदा होती है और ना ही पूरी तरह मुर्दा, और इसी को उन्होंने नाम दिया है थर्ड स्टेट। इसकी शुरुआत एक अफ्रीकी मेंढक के मृत भ्रूण से हुई। वैज्ञानिकों ने इसकी त्वचा की कोशिकाएं निकाली और उन्हें एक प्लेट में रखा। उम्मीद थी कि वे सड़ जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। सड़ने की बजाय ये मृत कोशिकाएं आपस में चिपकी और उससे खुद ही नए जीव तैयार हो गए, जिन्हें नाम दिया गया जेनोबॉट। ये 0.5 से 1 मिलीमीटर के नन्हे जीव खुद चलते हैं, अपने घाव भरते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये आसपास की कोशिकाओं को इकट्ठा करके अपने जैसे नए जेनोबॉट भी बना सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने यह कमाल अब इंसानी कोशिकाओं पर भी होते देखा है। मृत व्यक्ति के फेफड़ों से ली गई कोशिकाओं ने लैब में एंथ्रोबॉट नाम के छोटे तैरते गोले बना लिए। ये गोले क्षतिग्रस्त नर्व सेल्स को जोड़ सकते हैं और नए टिश्यूज बना सकते हैं। ये रिसर्च बताती है कि मौत के बाद कोशिकाओं को शरीर के दबाव से आजादी मिलती है तो वो खुद को रिबूट कर नया रूप ले लेती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये खोज स्टेम सेल थेरेपी से भी कहीं आगे है, क्योंकि यहां कोशिकाएं खुद ही सोचती समझती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भविष्य में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत को खत्म कर सकती है। जितनी बड़ी ये खोज है, इससे जुड़ा सवाल भी इतना ही बड़ा है, और वो ये है कि क्या शरीर सच में मरने से इनकार कर सकता है?